नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के जो ये लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में पूरा विस्तार से हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक जरूर बने रहना। आपके जितने भी डाउट होंगे उनको हम जरूर क्लियर करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसका हम सोल्यूशन के साथ जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उससे समझेंगे कि किस प्रकार से डीएनए और क्या होता है डीएनए। डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है यानी पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कह सकते हो। ये क्या होता है? डीएनए को जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आणविक जैविकी के अंदर। डीएनए भी होता है और इसके साथ साथ आरएनए भी इसके अंदर पढ़ा जाता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं या आणविक जैविकी के अंदर पढ़े जाते हैं। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखें तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो इसकी खोज है वो 1869 के अंदर मिस्चर ने की थी। मिस्चर नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने इसकी खोज की थी। और इसका कार्य क्या है? तो कार्य की बात करें तो थोड़ा सा ऐसे देखो कि डीएनए जो होता है, हमारे जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को एक पीढ़ी से क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का काम करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम करता है डीएनए। अब हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए व आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और इनको न्यूक्लियोटाइड के विषम बहुलक कहते हैं। विषम बहुलक का मतलब क्या हुआ, हम थोड़ी देर में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड का विषम बहुलक होता है। विषम बहुलक होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का विषम बहुलक होता है। तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसको जानना जरूरी हो गया। न्यूक्लियोटाइड होता है दोस्तों, डीएनए के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन क्षारक। क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक। यहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है तो थोड़ा यहाँ पर आपको डिटेल से बता दूँ। एक होता है नाइट्रोजन क्षारक, एक होता है पेंटोज शर्करा और एक होता है फॉस्फेट समूह। ये तीन चीज़ें याद रखना। ये तीनों चीज़ें होती है नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा होता है पेंटोज शर्करा और तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है फॉस्फेट समूह। ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? देखो, नाइट्रोजन क्षारक और जो पेंटोज शर्करा जब ये दोनों मिलते हैं तो एक किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह H3PO4 फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो ये निर्माण करता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का। यही न्यूक्लियोटाइड बहुलीकरण, कहने का मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में क्रिया करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डीएनए और आरएनए कहते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों की स्ट्रक्चर अलग होती है, फंक्शन अलग होते हैं, परंतु ये दोनों ही बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़े जाते हैं, इसीलिए हम इसको इस जगह पर देख रहे हैं। अब हम एक एक डिटेल से देखेंगे कि जो ये तीनों होते हैं इनका क्या कार्य है और ये कैसे होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं N2 क्षारक के बारे में, नाइट्रोजन क्षारक के बारे में। दोस्तों, नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरेमिडिन। प्यूरीन और दूसरा होता है पिरेमिडिन। प्यूरीन के अंदर दो नाइट्रोजन बेस आते हैं। क्या आते हैं? दो नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। वो होते हैं क्या? देखो, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखो छोटा शब्द है ना प्यूरीन, और इसमें है पिरेमिडिन यानी थोड़ा बड़ा है। तो छोटा है, नाम में छोटा है, पर ये काम क्या करता है? बड़ा करता है। काम क्या करता है? बड़ा करता है। मैंने बड़ा क्यों कहा? जब इसकी आप संरचना देखोगे तो इसकी संरचना जो है डबल रिंग वाली होगी, हेक्सागोनल वाली, डबल रिंग वाली इसकी संरचना होगी इस तरह से। इसीलिए मैंने आपको इसको क्या कहा है? काम बड़ा करता है। और इसकी जो संरचना होती है वो सिंगल रिंग वाली होती है, इसीलिए मैंने इसको छोटा कहा है। नाम बड़ा है, नाम छोटा है, काम बड़ा करता है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट देंगे हम एजी। क्या देंगे? एजी यानी एग्रीकल्चर, एजी देंगे। मैं इसका मतलब समझाने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा याद करने का सोच लीजिए। और ये क्या है? नाम बड़ा है परंतु दर्शन खोटे हैं। कह सकते हैं अपन नाम बड़ा है परंतु काम छोटे हैं, मतलब छोटा है। तो जो छोटा है काम कम करता है, समझ में नहीं आता इसको, तो इसको हम क्या करेंगे? एजी नहीं देंगे, इसको देंगे टीसी। क्या करेंगे? टीसी काट के भेज देते हैं, उसी प्रकार से इसको टीसी देंगे। तो अब इनका मैं मतलब आपको समझा दूँ। ए का मतलब होता है एडिनिन। क्या होता है? एडिनिन।
जी का मतलब होता है ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन। टी का मतलब होता है थाइमिन, थाइमिन, थाइनिन। और सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन। एडिनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये ही चारों क्या पाए जाते हैं? पिरिमिडिन में 2, थाइमिन, साइटोसिन, और प्यूरिन में एडिनिन और ग्वाइनिन। दोस्तों आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर ये जो थाइमिन है, ये टी है, इसके स्थान पर थाइमिन नहीं पाया जाता है, यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना। आपको समझ में आ गया नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक के कितने प्रकार होते हैं और इसमें कौन कौन से होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक के बाद में आता है अपना पॉइंट नेक्स्ट, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको पेंटोज शर्करा का डायग्राम सीधे से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पेंटोज शर्करा का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये है पेंटोज शर्करा। देखो इस तरह से एक पेंटोज यानी 5 कार्बन की वलय हैं, जिसके अंदर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 5 ही ऑक्सीजन है। ये किस में होता है? आरएनए में होता है। हम पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में, डीएनए को मैंने साथ में ले रहा हूँ, इसमें कंपैरिजन से आपको सही समझ में आएगा। डी क्यों बोलते हैं? डी का मतलब होता है कम, डी का मतलब होता है कम है। कम क्या है? ऑक्सीजन कम है। देखो यहाँ पर कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, पर ऑक्सीजन इधर 5 था, यहाँ पर डी हो गया, डी ऑक्सी हो गया, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया। ये कमी कहाँ पर होती है? तो पहला कार्बन सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है और इस प्रकार की संरचना होती है। अगर आप बनाना सीखना चाहो तो इसमें सीखने का सिंपल आदत तरीका है, इस प्रकार से आप एक पेंटोज शर्करा या फिर पायरोल जिसको बोलते हैं बना सकते हो। यहाँ पर क्या करना है? इस तरह से इसमें ये बना देना है। ऊपर झंडी लेकर कौन खड़ा रहता है? ट्रेन का, ट्रेन के पास में जो ट्रेन को हरी झंडी बताने वाला खड़ा रहता है, वो ऐसे ही होता है। इसके 2 पैर हैं, ये 2 पैर हैं, यहाँ पर ये पैर है। आरएनए का बनाओ तो यहाँ पर OH आ जाएगा, अगर डीएनए का बनाओ तो यहाँ पर ओनली फॉर H आएगा। एक टांग टूटी हुई है। अब ये जितने भी बचे इनमें H लगा दो आप, ये H हो गया। अब यहाँ पर CH2 और लगा दो, बस ये बन गया क्या? एक पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। ये अभी डीएनए का है, अगर इसको आरएनए का बदलना हो तो यहाँ पर OH, बस ये बन गया आरएनए का। आगे समझ में? पेंटोज शर्करा के बाद में समझ लेते हैं थोड़ा सा फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह है, फॉस्फेट समूह क्या होता है? H3PO4। फॉस्फेट समूह किसके रूप में पाया जाता है? H3PO4 के रूप में पाया जाता है। जो किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट करता है उसको हम बाद में देखेंगे, परंतु अभी से थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेंटोज शर्करा जो होता है फॉस्फेट समूह से किस प्रकार से जुड़ता है। इसका नाम आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि 3 चीज़ें पढ़ी हमने। नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और आरएनए हो तो यूरेसिल, ये पढ़ा है। एडिनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन जो होता है वो ग्वाइनिन के साथ जुड़ता है और आपस में क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। बंध बनाते कैसे? ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ में जुड़ता है और कितने बंध बनाता है? 3। एडिनिन, एडिनिन 2 बंध बनाता है, एडिनिन 2 बंध बनाता है थाइमिन के साथ। ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। आ गया बंध समझ में? यहाँ पर कौन से बंध होते हैं? ये हाइड्रोजन बंध। अब पूरा डीएनए बना के देख लेते हैं। पूरा डीएनए कैसे बनेगा? एक तो हमने कहा कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एक हमने कहा कि पेंटोज शर्करा होती है। ये पेंटोज शर्करा हो गई, ये पेंटोज शर्करा हो गई। इसमें इतना सा ध्यान रखना, जो 5वां कार्बन यहाँ वाला था इसके कौन जुड़ेगा? पेंटोज शर्करा जुड़ेगी। कौन जुड़ेगा? पेंटोज शर्करा। और यहाँ पर जो ये वाला जो कार्बन है ये जैसे नीचे जाएगा तो नीचे से फिर से यहाँ पर OH था, यहाँ O के साथ में फिर से यहाँ नीचे पेंटोज शर्करा नीचे जुड़ेगी। यहाँ वाला जो हाथ है या इस डंडी कह सकते हो इसे, OH था यहाँ पर, इसके साथ में यहाँ पर जो जुड़ने वाला है वो क्या जुड़ेगा? N2 क्षारक। क्या जुड़ेगा? N2 क्षारक। यहाँ पर N2 क्षारक जुड़ गया, यहाँ पर पेंटोज शर्करा जुड़ गई, यहाँ पर ये फिर से जा रहा है, अगर नीचे जाएगा तो फिर से क्या मिलेगा इसको? एक वापस पेंटोज शर्करा के साथ में फिर से कार्बन मिलेगा और कार्बन कौन सा? CH2 वाला। और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? फिर किससे जुड़ जाएगा? वापस एक नए न्यूक्लियोटाइड से। किससे जुड़ जाएगा? नए न्यूक्लियोटाइड से। फिर से यहाँ पर वही N2 क्षारक, N2 क्षारक, N2 क्षारक के साथ जुड़ेगा, जिसमें यहाँ पर मान लो कि अगर साइटोसिन था तो एक लड़ी तो ऐसी होती है सेम टू सेम उल्टा करके, ऐसी लड़ी इधर होती है, उसमें शायद यहाँ पर ग्वाइनिन होगा, क्योंकि इधर साइटोसिन आया तो उधर कौन आएगा? ग्वानिन आएगा। इधर देखकर मान लो कि यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ पर कौन आएगा? साइटोसिन, यहाँ पर एडिनिन आएगा। ये भी ऐसा का ऐसा ही इधर जुड़ा रहेगा, इसे कह सकते हो आप N2 क्षारक।
है ना। ये हो गया N2 क्षारक। अब ये थोड़ी सी आपको समझ में आ रहा होगी, एक बॉन्ड बना है, पूरा का पूरा एक बॉन्ड बना है, कह सकते हो सीडी बन गई है। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर संरचना होती है वो इस प्रकार से बॉन्डेड होती है। द्विबंधित संरचना, जो द्विकुंडलित संरचना है वो इस प्रकार से होती है। ये जो आपको मैं जो लाइन कर रहा हूँ ये क्या है, ये यही वो संरचना है, ये वाली, ये मैं लाइन कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसको थोड़ा सा ये समझते हैं कि कहाँ पर कौन से बंध पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 प्रकार के बॉन्ड के नाम याद रखने हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिनमें से यहाँ पर आप एक तो देख चुकते हो, क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन बंध। कह सकते हो कि 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जा सकता है, आता है ना। एक होता है नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा के मध्य में बंध पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा के मध्य में जो बंध पाया जाता है, इस बंध को हम क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? बीटा नाइट्रो ग्लाइकोसिडिक बंध। बीटा नाइट्रोग्लाइकोसिडिक बंध क्या पाया जाता है? बीटा नाइट्रोग्लाइकोसिडिक बंध। एक यहाँ पर फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीचों बीच यहाँ पाया जाता है, इसे बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर बंध। फोस्फोडाइएस्टर बंध ये पाया जाता है। आ रही समझ में? कितने हो गए? एक हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध, एक बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध दूसरा, तीसरा कौन सा है? फोस्फोडाइएस्टर बंध तीसरा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 प्रकार के बंध का नाम जानने को मिल गया है। पहला कौन सा? हाइड्रोजन बंध। पहला कौन सा? हाइड्रोजन बंध। दूसरा कौन सा है? बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध, जो कि नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा के बीच में पाया जाता है। और तीसरा बंध जो है वो फॉस्फेट समूह और कहाँ के? नाइट्रोजन, ये जो पेंटोज शर्करा के बीच में मिलता है। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़े तो अपन कह सकते हैं कि फॉस्फेट जो समूह होता है उसके और शर्करा के जो मध्य पाया जाता है, उस बंध को अपन कह सकते हैं फोस्फोडाइएस्टर बंध। फोस्फोडाइएस्टर बंध, है ना। और पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के जो मध्य में बनता है उसको अपन कह सकते हैं बीटा नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध। 2 और एक होता है नाइट्रोजन क्षारक के मध्य, जैसे एडेनिन थाइमिन के मध्य, ग्वाइनिन साइटोसिन के मध्य, ये जो बंध पाए जाते हैं इनको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है वो हम देखने वाले हैं द्विकुंडलित मॉडल के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर उसी का लाने वाले हैं। ये संरचना दी थी वाटसन व क्रिक ने दी थी। वाटसन और क्रिक ने ये संरचना दी थी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पर इससे पहले थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बता दूं, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा था सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह और क्या? पेंटोज शर्करा। जब नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड है उसका बहुलीकरण होता है और उससे क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको अपन डीएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन नाम छोटा है, काम बड़ा है, इसीलिए इसको एजी देंगे। एजी मतलब एडेनिन और ग्वाइनोसिन। पिरिमिडिन जिसका नाम बड़ा है परंतु काम छोटा है, एक रिंग वाला है, इसीलिए इसको टीसी देंगे। टी का मतलब थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन। आ गया समझ में? फिर यहाँ पर पेंटोज शर्करा के बारे में पढ़ा था। पेंटोज शर्करा 2 प्रकार की होती है। आरएनए के लिए राइबोज शर्करा होती है और डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। एक ऑक्सीजन की कमी, जो कि 2 नंबर के कार्बन में कमी होती है। अब हम पढ़ रहे थे आगे कि जो डीएनए होता है वो किस प्रकार से इसमें जुड़ता है। जो ये 5वां कार्बन होता है उससे फॉस्फेट समूह जुड़ता है, ऐसा ही कहा था हमने। यहाँ पर जो बंध पाया जाता है उसको हमने क्या नाम दिया था? फोस्फोडाइएस्टर बंध। ये पेंटोज शर्करा होता है, इसकी पहले कार्बन से कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन क्षारक। और यहाँ पर जो बंध पाया जाता है उसको हमने क्या नाम दिया था? बीटा नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध। इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के बंध आ गए। एक होता है जो नाइट्रोजन क्षारक के बीच में पाया जाता है, उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जो कि यहाँ पर अभी नहीं दर्शाया गया। इसके बाद में जो ये आपस में इस प्रकार से जुड़ते जाते हैं और बहुत सारी जो लड़ियाँ बनाते हैं, उसके बाद जो इनकी संरचना होती है द्विकुंडलित हो जाती है, और वो संरचना हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। अब जो ये अगर आपको कुछ जानना है कि जैसे कोई मान लो कि ये जो फोस्फोडाइएस्टर बंध है, इनकी संख्या क्या हो सकती है, तो इनको आप जानकारी करने के लिए कुल न्यूक्लियोटाइड जो संख्या होती है, कुल न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, उनमें आप क्या माइनस कर सकते हो? एक्स को माइनस कर सकते हो। एक्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या। इससे आपके जो फोस्फोडाइएस्टर बंध है वो आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में एक फोस्फोडाइएस्टर बंध बनता है। तो इस प्रकार से आप फोस्फोडाइएस्टर बंध भी जान सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक और यहाँ आ गया तो यहाँ पर एक फोस्फोडाइएस्टर बंध हो रहेगा, तो इसका मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड की जगह पर 2 फोस्फोडाइएस्टर बंध, 4 न्यूक्लियोटाइड
3 फॉस्फोडाइएस्टर बंध। इस प्रकार से जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उनसे एक कम क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपको डीएनए का जो मॉडल है वो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेने वाले हैं क्या, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। इसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।